हेलो गाइस, मैं हूं दीपक श्रोत्री। आज मैं अपने इस लेसन में आपके लिए पढ़ाऊंगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के साथ साथ हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। देखिए, इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार यदि कोई दो सिस्टम ए और बी, मतलब ए आपका ये रहा, एक बी ये रहा, ए और बी किसी सिस्टम सी के साथ में अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वे दोनों सिस्टम मतलब ए और बी जो हैं, जो आपस में एडियाबैटिक बॉल से सेपरेट हैं, वो भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है, यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। देखिए फिगर में आपने ए और बी और सी तीन सिस्टम लिए हैं, जिसमें ए और बी के बीच में एक एडियाबैटिक बॉल लगी हुई है। इसमें हीट का ट्रांसफर ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ नहीं हो रहा है। लेकिन जो तीसरा सिस्टम इसमें सी जुड़ा हुआ है, उसके लिए एक कंडक्टिंग वॉल से सेपरेट किया गया है ए और बी से। यहाँ पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ए से सी की या सी से ए की तरफ या बी सी से इंटरचेंजिंग हो रही है। तो उस कंडीशन में अगर ए और सी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या बी और सी इक्विलिब्रियम कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी दोनों किसके साथ? सी के साथ। ए और बी दोनों किसके साथ? सी के साथ। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जो आपके सिस्टम जो हैं ए और बी, जिनके बीच में एडियाबैटिक बॉल है, वो भी क्या होंगे? एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है। देखिए, हम जानते हैं कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? गर्म से ठंडे की तरफ होता है। जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होता है वहाँ पर हीट का ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब इसमें क्या है, हम इसको टेम्परेचर को हम किससे कैसे शो करें? कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा भाई? जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, जैसे ए और बी दोनों क्या है, ए और बी दोनों सिस्टम सी के साथ में क्या है, जब थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो सिस्टम ए का जो टेम्परेचर होगा सिस्टम सी के टेम्परेचर के बराबर होगा, सीधी सी बात है। और सिस्टम बी का जो टेम्परेचर है वो सिस्टम सी के टेम्परेचर के बराबर, दोनों ही ए और बी के जो टेम्परेचर होंगे सिस्टम सी के टेम्परेचर के बराबर होंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड मैंने मान ली। हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में क्या देखते हैं कि जो सिस्टम ए का ताप जो वो भी सी के बराबर, सिस्टम बी का ताप टेम्परेचर भी सी के बराबर है। तो दोनों इक्वेशन से क्या क्लियर हो जाता है कि जो सिस्टम ए का टेम्परेचर है वही सिस्टम बी का टेम्परेचर है। मतलब दोनों की टेम्परेचर, बोथ टेम्परेचर ए एंड टेम्परेचर बी इक्वल टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम आगे चलते हैं की तरफ, इंटरनल एनर्जी की तरफ। कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है किसी भी सिस्टम की। देखिए, सिस्टम में, किसी सिस्टम में कंटेंट एनर्जी को उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जितनी भी उस सिस्टम में कंटेंट अपनी एनर्जी होती है, मतलब अच्छा, वो एनर्जी होती किस किस वजह से? देखिए, एक काइनेटिक एनर्जी भी होती है किसी सिस्टम में, मोशन की वजह से एनर्जी होती है। पार्टिकल जो गैस के हैं, मॉलिक्यूल्स के हैं, किसी भी सिस्टम में कोई मॉलिक्यूल्स वो मोशन भी कर रहे होते हैं, उनके अंदर पोजीशन भी होती है। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? जो काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो क्या सिस्टम में अणुओं की गति की वजह से जो एनर्जी होती है उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, इसे यूके से रिप्रेजेंट कर लो, मान लिया हमने, ठीक है। और जो सिस्टम में अणुओं की जो कन्फिगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं आप? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसे हमने यूपी से रिप्रेजेंट किया। तो देखो, आपकी दो एनर्जी होगी इंटरनल एनर्जी, कौन कौन सी? एक तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या होगी? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यूके और यूपी। तो जो टोटल आपकी इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी? यूके प्लस यूपी। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी इंटरनल एनर्जी होती है। क्या होती है? किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा होती है, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की। चलिए हम आगे चलते हैं की तरफ, की हीट की तरफ। हीट क्या है? हीट क्या है? देखिए, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, किससे? गर्म से ठंडे की तरफ। तो उसका जो मोड है, जो उसका वे है, वो क्या है? हीट। हीट की फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर क्या, किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरण होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। भैया हमें पता है कि गर्म वस्तु ठंडी वस्तु की तरफ जो तापांतर, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उस वही क्या है? हीट होती है। इसको निम्न एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, जब एक कप चाय के लिए जब हम एक कप में चाय डालते हैं तो ये बहुत अधिक गर्म होती है। ये इतनी गर्म होती है कि हम इसे पी नहीं सकते। इसका तापमान 90 डिग्री सेल्सियस है मान लीजिए आपने, और जिस रूम में आप बैठे हैं उसका तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या करते हैं, तो हम उस चाय के लिए कमरे में रख देते हैं, आपको पता है। तो चाय में रखने के बाद क्या होता है, चाय ठंडी हो जाती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि वो 90 डिग्री टेम्परेचर की चाय थी और ये क्या है 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की चाय, 26 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर है, सॉरी। तो अब हम इसे चाय को कप को कुछ देर के लिए रख देते हैं और इसे ठंडा हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और अब हम इसे पी सकते हैं। पता है क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि कप का टेम्परेचर अधिक था और कमरे का ताप क्या था, जिससे ऊष्मा चाय द्वारा उत्सर्जित की जाती, कमरे का ताप ज़्यादा था। तो उससे क्या हुआ, जो ऊर्जा है चाय द्वारा उत्सर्जित की गई, मतलब कमरे की तरफ, अर्थात कमरा वातावरण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो कि जो हीट उसने प्रोड्यूस की, किसने हीट जो निकली चाय से, वो किसने आपने अवशोषित कर ली, कमरे ने। ठीक है, इसी ऊर्जा को क्या बोला जाता है, ऊष्मा बोला जाता है। इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट। तो ऊष्मा की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऊष्मा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है, मतलब ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। अच्छा, ऊष्मा ऊर्जा के कारण ही जब हम एक ठंडी वस्तु को गर्म वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो ठंडी वस्तु का ताप बढ़ता है और गर्म वस्तु का तापमान घट जाता है, क्योंकि गर्म और ठंडी वस्तु में ऊष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। देखिए, हमको खूब पता है कि जब हम पानी रखते हैं गैस पर, चूल्हे पर पानी रखते हैं गैस चूल्हे पर, तो गैस जो जलता है तो उसमें हीट ज़्यादा होती है, पानी ठंडा होता है, तो वहाँ से वो हीट लेता है, किससे, गैस से हीट लेता है। तो मतलब जो हीट का ट्रांसफर हुआ वो क्या हुआ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर हुआ, और ये हमेशा नेचुरली होता है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर। तो अब हम आगे चलते हैं किसकी तरफ, कि जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होगा, वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम। देखिए, वर्क डन क्या है, आप सिलेंडर लिया, सिलेंडर में आपका एक पिस्टन लगा हुआ है, देखिए आप फिगर में ये पिस्टन लगा हुआ है, ये रहा पिस्टन, आपका पिस्टन लगा हुआ है। सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम क्या है, बी है, मैंने देखो यहाँ लिख रखा है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस पिस्टन का, इस सिलेंडर का वो क्या है, या पिस्टन का वो ए है, ए लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर कितना है, इसके अंदर प्रेशर P है, और प्रेशर P है तो मान लेते हैं कि आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में गैस भरी जाती है, इस सिलेंडर का एक मुंह खुला रहता है और उस खुले मुंह पर एक गतिशील पिस्टन लगा रहता है, जैसा कि आपके फिगर में शो किया गया, एक पिस्टन ये लगा हुआ है, देखो ये लगा हुआ, ये आपकी बाहर तरफ जा सकता है। जब इसमें मान लेते हैं गैस का आयतन क्या है, V है, मैंने लिखा गैस का आयतन क्या है, V है, और ये गैस सिलेंडर द्वारा पिस्टन पर एक प्रेशर P आरोपित कर रही है, प्रेशर क्या P लगाती है, देखो P प्रेशर लगा रही है आपके पिस्टन पर, और पिस्टन का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि वो A था, अभी बताया था। तो हम जानते हैं कि जब पिस्टन पर एक ये जो है गैस पिस्टन पर एक प्रेशर लगाती, क्या लगाती है, देखो प्रेशर की डायरेक्शन ये प्रेशर है, तो ये इस पर एक बल कार्य करने लगता है। जब प्रेशर लगेगा तो बल, तो फोर्स तो उस पर एक्ट हो ही जाएगा। हमने पढ़ा है, तो पिस्टन पर जो वर्क होगा, वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपने खूब पढ़ा है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। भाई प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। उसी फार्मूले से आपने यहाँ पर लिया गया है। देखिए, चूंकि गैस पिस्टन पर बल लगा रही है और पिस्टन गतिशील है, गैस क्या है, पिस्टन पर देखो फोर्स एक्ट कर रही है, देखो फोर्स एक्ट कर रही है, और पिस्टन क्या है आपकी, मूवेबल है। तो पिस्टन क्या होती है, जब प्रेशर लगता है थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाती है, देखो यहाँ से यहाँ आ गई, देखो ये यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, देखो यहाँ आ गई, पिस्टन आगे कितना डिस्प्लेसमेंट लिया इसने, देखो dx डिस्प्लेसमेंट लिया, तो dx दूरी विस्थापित हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, जब आपसे फोर्स लगाया गया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर वर्क भी डन हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा नहीं पढ़ा है। तो जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की वजह से आया तो यहाँ पर भी वर्क डन हुआ। वो वर्क डन आप कैसे निकालेंगे वो आप देखते हैं। गैस द्वारा पिस्टन को विस्थापित करने में कुल कार्य किया जाता है। तो गैस द्वारा पिस्टन को dx डिस्प्लेसमेंट करने में कितना कार्य वर्क डन हुआ बताइए। आप जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो dw इक्वल टू क्या होगा, फोर्स। भाई फोर्स आपका dx ड्यू डिस्प्लेस्ड हुआ तो फोर्स क्या बहुत कम हो गया ना, वर्क क्या होगा बहुत कम होगा। तो जब वर्क कम होगा तो उसको dw से हमने रिप्रेजेंट किया, फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो पिस्टन है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a है, और ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, dx होता है। टोटल जो adx होगा, जो adx होगा इसमें ये चीज ये adx ये क्या हुआ, वॉल्यूम डिफरेंस, कितना उसमें वॉल्यूम में चेंज हुआ, कितना वॉल्यूम उसने चेंज किया। तो देन उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा, जैसे हमने यहाँ पर फोर्स किएगा P इंटू ए लिखा, F आपने अप्लाई कर दिया, F की वैल्यू क्या है, P है, तो P ए यहाँ पर जब अप्लाई किया तो आपका ADX बनता है। ये देखो बना नहीं बना, ADX बना, P को छोड़ दीजिए, ADX क्या है, वॉल्यूम डिफरेंस है, वो आपने यहाँ लगा दी। तो DW वर्क डन कितना हुआ, PdV, जिसका आप यूज पूरे थर्मोडायनामिक्स में यूज करेंगे। बहुत अच्छा यूज है इसका, बहुत यूज है इसका, इसको याद रखने वाली बात है ये कि DW इक्वल टू PdV होता है। फॉर एग्जाम्पल अब आता है ये किस तरह से आपने देखिए वर्क डन हुआ, वो क्या हुआ, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिफरेंस, वॉल्यूम चेंजिंग इन वॉल्यूम। अगर फॉर एग्जाम्पल जब गैस का आयतन V1 है, जब गैस का वॉल्यूम V1 है और सो V1 से V2 हो जाता है गैस का वॉल्यूम, तो देन उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, देखिए DV की क्या लो, चेंजिंग कितना हुआ वॉल्यूम में, V2 माइनस V1, तो यहाँ पर P और DV ये क्या लिख दिया आपने, V2 माइनस V1। तो ये था आपका किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में किया गया कार्य, वर्क डन इन एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम।